हाँ तो बच्चों, नोटबुक पेन आपके हाथ में ही होगा। शुरू करें अभी की क्लास। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तीसरा लेसन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का तीसरा लेसन है। हाँ, दूसरे लेसन में हमने बोलने में एक वर्ड में थोड़ी गलती की थी इंग्लिश में। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन बोली थी तो हमने ये बोल दिया कि द लाइट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक फोकल लेंथ, जबकि बोलना था द लाइट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या स्पेसिफिक वेवलेंथ बोलना था। इस पूरे चैप्टर में फोकल लेंथ का तो कोई काम ही नहीं है, इसलिए वो फोकल लेंथ नहीं है, उसको फ्रीक्वेंसी समझे। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन होती है इफ लाइट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी falls at a surface, electrons are emitted by the surface. This phenomenon is known as photoelectric effect, प्रकाश विद्युत। अब और ये जो सरफेस है, ये ज़्यादातर मेटालिक सरफेस कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेटालिक सरफेस हो, कोई मेटालिक ऑक्साइड की सरफेस हो सकती है। ज़्यादातर क्या है कि मेटल्स का वर्क फंक्शन यानी कि रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, इसलिए मेटल यूज़ कर लेते हैं, लिख देते हैं। बाकी कुछ ऑक्साइड्स जो होते हैं उनकी और भी कम होती है वर्क फंक्शन, इसलिए वो भी यूज करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन को दोबारा शुरू कर देख लें। फोकल लेंथ इस पूरे चैप्टर में कहीं काम नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का खेल है सारा। तो पिछले लेसन में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार डिपेंड करता है, ये हम पिछले लेसन में कर चुके हैं। तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं, एक तो पहली बात तो ये कि E इक्वल एच न्यू, मतलब फोटोन की एनर्जी जो होती है वो एच न्यू तीसरी बार हो रहा है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू फ्रीक्वेंसी, और न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा यूज कर सकते हैं। ये बात तो पुरानी हो गई। ये है फोटोन की एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, फोटोन की एनर्जी का फार्मूला हो गया, और H की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिर बता दूं, H इक्वल 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, एंड C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है C, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, या कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसे वैसे हम ये सिस्टम यूज करते हैं, तो हमने लिखा है अभी। तो ये बात तो हो गई। अब इस चैप्टर में जो हम करने वाले हैं इस लेसन में, वो है इक्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या कहते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए, हम इस चैप्टर में, इस लेसन में करने वाले हैं आइंस्टीन्स इक्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन की समीकरणें। आइंस्टीन से तो परिचित हो, आइंस्टीन साइंटिस्ट था ना, अल्बर्ट आइंस्टीन, फेमस साइंटिस्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा, वैसे पिछला जो हमारा लेसन था उसमें भी किसी बच्चे ने अनलाइक भी किया है, डिसलाइक किया है, तो कारण क्या है ये तो नहीं जानता मैं। वैसे मैं नीचे देखो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं और अपना ईमेल दे रखा है। अगर आप वास्तव में सुधार चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। और हाँ, एक बात और बता दूं कि अब ये लेसन करीब करीब खत्म हो जाएगा आज, तो आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, डाउट्स होंगे, वो भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, मैं क्लियर करा दूंगा। ईमेल पर भेज सकते हो, क्लियर करा दूंगा। या आगे से जो लेसन डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पर, उनमें कमेंट भी अलाउ कर दूंगा, तो आप कमेंट के थ्रू भी मुझे अपने डाउट और प्रॉब्लम बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि आपको स्पीड और ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो भी हम देखेंगे। रेगुलरिटी नहीं बढ़ पा रही है, रेगुलरिटी बनाने की मैं कोशिश करूंगा जरूर। हाँ, तो आइंस्टीन्स इक्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वैसे ये आपका हक बनता है कि आप हमारे लेसन्स को लाइक करें या अनलाइक करें,
डिसलाइक करें, आपकी पसंद है। डिसलाइक करें, अगर रीजन बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शुरू में मैं करीब 1-2 दिन के लिए तो अपने जो लेसन्स है वो यूट्यूब पर अनलिस्टेड रखता हूँ, ताकि जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वेबसाइट से देते हैं हमारे वही देख पाए। उसके बाद मैं क्लिक ओपन करता हूँ, ठीक है। तो आइंस्टीन साइंटिस्ट था, आइंस्टीन ने ही सबसे पहले कहा था कि लाइट जो होती है वो फोटॉन्स के रूप में होती है, लाइट। और फिर ये प्रूव हो गया कि सिर्फ लाइट ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग कोई भी होती है वो फोटॉन्स के रूप में ही होती है। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन है, विकिरण है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी? आइंस्टीन इक्वेशन थी नहीं है अभी, कि जैसे देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है, नॉर्मली कहते हैं मेटालिक सरफेस। इस सरफेस पर अगर इस तरह से फोटोन आके पड़ता है, कोई इस तरह से कोई फोटोन ऐसे आके पड़ता है, तो उस फोटोन के पास एनर्जी कितनी होगी? एक फोटोन के पास एनर्जी होगी E इक्वल एच न्यू, E इक्वल एच न्यू एनर्जी होगी। और ये हमने पहले किया था कि एक फोटोन अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को देता है, और उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो निकल भागे, नहीं निकल सकता तो नहीं भागे। तो निकलने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होती है? कम से कम वर्क फंक्शन के इक्वल चाहिए होती है, कार्यफलन वर्क फंक्शन पहले समझा चुके हैं। तो वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी आ रही है या उससे ज्यादा एनर्जी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एमिट होगा, उत्सर्जित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो बात यह है कि जो फोटोन जो फोटोन आके पड़ा है उस फोटोन की एनर्जी है E इक्वल एच न्यू। अब इतनी एनर्जी आके पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का करेगा क्या? वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को दो तरीके से यूज करेगा। दो तरीके कौन कौन से? एक तो एज ए वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को हम फाई लिख सकते हैं या W नोट भी लिख सकते हैं, और वर्क फंक्शन होगा एच न्यू नोट। न्यू नोट यहाँ पर है दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो वाली, या फिर HC अपॉन लेमडा नोट हो सकता है, लेमडा नोट यानी मैक्सिमम पॉसिबल जो वेवलेंथ होता है वो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जो एनर्जी आके पड़ेगी फोटोन की एनर्जी, उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन दो तरह से यूज करेगा, एक तो वर्क फंक्शन के रूप में, और बाकी अगर बचेगी कुछ तो उस बची हुई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज करेगा। काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? हाफ एम वी स्क्वायर, वही जो 9th 10th क्लास वाला फॉर्मूला था, हाफ एम वी स्क्वायर, वही। तो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। तो आइंस्टीन इक्वेशन में पहली बात ये हो गई कि जो फोटोन की एनर्जी है वो दो तरह से यूज होगी, एक तो वर्क फंक्शन प्लस बची हुई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक तो आइंस्टीन इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। और थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर लें कि E की जगह एच न्यू लिख लें, एंड वर्क फंक्शन की जगह एज न्यू नोट। न्यू नोट मतलब दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ में आया तो लेसन 1-2 दोबारा देख लो, आपके पास है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, खास रूप से वी एम लिख सकते हैं, वी मैक्सिमम हो सकता है पॉसिबल वो। वैसे सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे वेलोसिटी से नहीं निकलते, कुछ की वेलोसिटी कम भी होती है, कुछ की ज़्यादा भी होती है, तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। और अगर इसको हम लेफ्ट साइड में ले आए और H कॉमन ले लें तो ये बन सकता है न्यू माइनस न्यू नोट, न्यू माइनस न्यू नोट इक्वल हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, ये न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सीधी सी बात है ना कि जो फोटोन आके पड़ा है, जो लाइट या रेडिएशन आके पड़ा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी, गतिज ऊर्जा के रूप में होगी, ठीक है। ये भी इक्वेशन होगी आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है? और ये है, पिछले लेसन में हमने देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने VS बताया था, और इसे V नोट कह सकते हैं। क्या क्या नाम बताए थे इसके? स्टॉपिंग पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज, हिंदी में निरोधी विभव, अवरोधी विभव, अंतक वोल्टता, ये बताया था। क्या बताया था? कि कैथोड पर माइनस वोल्ट लगा दें, कैथोड पर तो माइनस वोल्ट होता है वैसे ही, लेकिन उल्टा कर दें, कैथोड को प्लस कर दें, एनोड को माइनस कर दें, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होके, ये जो एक्सपेरिमेंट था ना हमारा, ऐसे नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि एनोड रहता है प्लस और कैथोड रहता है माइनस। तो इस फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे
और एनोड उन्हें अट्रैक्ट करेगा अनलाइक चार्ज होने के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे माइनस माइनस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जब आगे। अगर हम उल्टी वोल्टेज कर दें, अभी तो क्या कर रखा है, अभी तो मैंने ऐसे कर रखा है कि इसको जोड़ रखा है इससे 3 को 4 से और 1 को 2 से, तो एनोड पर प्लस वोल्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा वोल्ट कर दें, उल्टा कर दें मतलब ये सर्किट थोड़ा सा चेंज कर दें इस तरह से कि यहाँ से ऐसे चेंज कर दें, ये हाँ ऐसे कर दें कि इसको जोड़ दें इससे और इसको जोड़ दें 2 को 3 से, तो क्या होगा, तो देखो ये ओके, ये हो गया माइनस अब की बार और कैथोड हो गया प्लस अब की बार। तब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन पर इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, जैसे होता है ना फोर्स Q इंटू ई, इतना फोर्स लगेगा। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एनोड के पास पहुंचने से रुक सकते हैं। और कितना वोल्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन जाना रुक जाए, मतलब कितना वोल्ट होगा कि ये जो फोटो करंट है ये जीरो हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, जो IP है वो IP जीरो हो जाए, तब कितना वोल्ट लगा रहे हैं, उल्टा वोल्ट। उल्टा मतलब एनोड पर माइनस वोल्ट, कैथोड पर प्लस वोल्ट लगाएंगे तो ये रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाने वो बंद हो जाएंगे, तो वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। मतलब फोटोन के पास जो फोटोन से जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है इलेक्ट्रॉन को, उस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण ये गति करते हैं, दौड़ते हैं। तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को, मतलब काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इधर उल्टा फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ पहुंचना रुक जाते हैं। तो वो कितना वोल्ट लगाने पर रुक जाते हैं, वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, अवरोधी विभव, ठीक है, या कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं उसको। तो ये बात, अब इसमें असली बात जो समझने की है वो ये है, देखिए आपने 10th क्लास में पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी। पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन क्यू नोट, मतलब कि जूल पर कूलम, यानी एक कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, वो होता है उन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क कितना होता है, वर्क हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Q नॉट इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। या अगर पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V क्या है, जूल पर कूलम, और उसको जूल से इंटू कर, कूलम से इंटू कर देंगे तो जूल आ जाएगा ना, ये वर्क होता है। मतलब देखो ये दो पॉइंट्स हैं A और B, ये दो पॉइंट्स है A और B, इन दोनों पॉइंट के बीच में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का डिफरेंस है कैपिटल V, और Q कोई चार्ज है, उसे A से B तक ले जाएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा Q इंटू V, क्योंकि V होता है जूल पर कूलम, V होता है एक कूलम के लिए वर्क, तो Q कूलम के लिए कितना होगा, Q इंटू V, ये वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv स्क्वायर जिसे कहते हैं, वो Q इंटू V ही होगा। थोड़ा समझने की और बात करें, देखो जैसे ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। मान लो इस प्लेट को हमने प्लस 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 कर रखा है, इस प्लेट को माइनस 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 कर रखा है। अगर मान लो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यहाँ से वहाँ अपने आप ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ से रिपेल हो रहा है और वहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। उल्टा अगर उस पॉजिटिव चार्ज को वहाँ से यहाँ लाएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा Q इंटू V, क्योंकि V होता है 1 कूलम के लिए, तो Q इंटू V कितना वर्क करना पड़ेगा ना, वो वर्क इस जगह तो होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और यहाँ आते आते वही वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कहना ये चाहते हैं कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है, तो Vs को उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इंटू कर दें, ये ही होगी काइनेटिक एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये होगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादातर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को स्मॉल ई लिखते हैं ना, स्मॉल ई। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी E इंटू Vs, यही है हाफ mv स्क्वायर। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Vs मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ वोल्ट का मतलब है इन दोनों के बीच में वोल्ट का जो डिफरेंस है वो, यानी कि एनोड, कैथोड और एनोड के बीच में जो वोल्ट का डिफरेंस है वो होता है वोल्ट।
उसको कहते हैं वोल्ट। तो अब ये पर मैं बोर्ड अपना साफ कर दूं, ज़्यादा हो गया। तो ये तो देखिए समझिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल करता क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करता है, दौड़ने से रोक देता है। तो दौड़ क्यों रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी के कारण, गतिज ऊर्जा के कारण। गतिज ऊर्जा आई कहां से? कि जब लाइट आके पड़ी, मतलब फोटोन आके पड़ा, तो फोटोन ने एनर्जी दी किसको? इलेक्ट्रॉन को। उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो कुछ एनर्जी तो बाहर निकलने में खर्च हो गई, जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और कुछ एनर्जी जो बच गई वो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वो है गतिज ऊर्जा के रूप में। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। अगर हम उल्टा वोल्ट लगा दें, अगेंस्ट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्ट लगा दें, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन का दौड़ना बंद हो जाएगा। तो कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने पर इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा? ये है देखो काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम हाफ mv² 9th क्लास से कहते आ रहे हैं, वो यहां पर हो जाएगी E इंटू वी एस या वी नोट। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वी एस क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी जिस वोल्टेज को लगाने से इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गई, वो वोल्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब हम चल कहां रहे थे, वहां की बात करें। देखो इस पन्ने पर वापस आते हैं। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को ही बैलेंस करता है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। ये वी एम कह सकते हैं, वी एम स्क्वायर। और ये होगी ई इंटू वी एस के रूप में। वी एस कहें या वी नोट कहें स्टॉपिंग पोटेंशियल को, वी एस या वी नोट कुछ भी कह सकते हैं, वी एस या वी नोट कुछ भी कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसे लिखें, वरना फिर कुछ बच्चे डिसलाइक कर देंगे। सफाई जरूरी है, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये है काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखिए ये तो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? यहाँ के देखो इक्वेशन 2 से ये निकल गया H न्यू माइनस न्यू नोट इक्वल E इंटू वी एस, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हो गई एक अच्छी सी इक्वेशन बन गई कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी है फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को, वो एक्स्ट्रा एनर्जी is being used as kinetic energy by the electron and this kinetic energy is balanced by this stopping potential। तो ये देखो V क्या होता है? वोल्ट होता है जूल पर कूलम, और E है चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जूल पर कूलम को कूलम से इंटू कर देंगे तो जूल आ जाएगा, मतलब एनर्जी आ जाएगा। ये पूरी इक्वेशन जो है, लेफ्ट साइड जो है वो जूल है और राइट साइड भी जूल है, क्यों ना? तो इस तरह से ये भी इक्वेशन है आइंस्टीन इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हम 3 नंबर इक्वेशन कह सकते हैं, 3 नंबर इक्वेशन। इसी से थोड़ा सा और बनाए, वीएस की क्या इक्वेशन बन सकती है ये वीएस के लिए? तो देखिए सीधी बात है कि ई नीचे आ जाएगा ना, ई नीचे आ जाएगा तो वीएस की इक्वेशन बन जाएगी। चलो नया पेज लेते हैं, पेज भर गया। तो अभी हमारे पास ये है, अभी हमारे पास ये है एच न्यू माइनस न्यू नोट। न्यू नोट, न्यू तो है जो लाइट आके पड़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन आके पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, एंड न्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो उस सरफेस पर डिपेंड करती है, एंड ई इंटू वी एस। ये दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या इक्वेशन बन सकती है? वी एस की इक्वेशन, वी एस की इक्वेशन। तो देखो ये ई जो है ये इधर से इधर आ जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा ना। साथ में ब्रैकेट भी खोल देते हैं, चलो एच न्यू अपॉन ई एंड माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर एच और अपॉन ई जो है वो तो कांस्टेंट है, जिसे हम एम कह सकते हैं। एम मतलब इक्वेशन में जो स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है वो, एंड न्यू, और माइनस ये हो गया सी की जगह, ये पूरा कांस्टेंट है प्योर, मतलब एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड न्यू नोट क्या है? न्यू नोट है उस सरफेस का वर्क थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पहली आवृत्ति, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या लग रही है आपको? ये वैसी है ना जैसे होती है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो
अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा, टेढ़ी जा रही है क्योंकि मेरे पेपर में लाइनें है नहीं और नहीं होने के कारण टेढ़ी जाती है। तो ये तो देखिए ये और इधर ये इस एक्सिस पर हम दिखाएंगे और इस एक्सिस पर दिखाएंगे। वाई एक्सिस पर ये दिखाएंगे मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे ये फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी इधर दिखाएंगे। तो क्या होगा, देखो ये होगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट आगे बढ़ रहा है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट आगे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं सरफेस से, और जब निकलेगा ही नहीं तो फिर जरूरत क्या पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी की, इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इससे कम तक का लाइट आके पड़ता है अगर सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे नहीं तो स्टॉपिंग की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, वैसे वैसे फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। उस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण वो इस तरह से दौड़ेगा। ये थीटा एंगल जो है, ये थीटा एंगल हमें यहां से मिलेगा। ये क्या है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है, एम होता है स्ट्रेट लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट या ढाल या झुकाव जिसे कहते हैं ना वो। तो एम जो है स्लोप या ग्रेडियंट है और उसे नॉर्मली टेन थीटा की फॉर्म में लिखते हैं, और वो यहाँ कितना है, वो यहाँ है एच अपॉन ई। देखो ये रहा एच अपॉन ई तो है ना, न्यू को छोड़ दें अगर, तो एच अपॉन ई तो है वो, ये देखो एच अपॉन ई। एच अपॉन ई है स्लोप या ग्रेडियंट, ये एच अपॉन ई जो है ये है स्लोप या ग्रेडियंट। ये देखो ये स्लोप या ग्रेडियंट है, ठीक है, ये ही है वो एम स्लोप या ग्रेडियंट। इस तरह से हमारे पास स्लोप या ग्रेडियंट मिल गया। और देखो ये तो पूरा पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा पूरा तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चीज उस सरफेस के लिए नहीं बदलने वाली है, एक सरफेस के लिए कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसे सी कहा है। और ये सी माइनस है, माइनस का मतलब इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब कि वो जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को माइनस में यहाँ आके काटेगा, माइनस में यहाँ आके इस जगह आके काटेगा, इस जगह आके काटेगा। ये माइनस पोर्शन हो गया, ये प्लस पोर्शन हो गया, इस तरह से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये m जो है स्लोप या ढाल, ये है जिसे हम टेन थीटा कहते हैं, ये है एच अपॉन ई। इसका मतलब थीटा कितना हो गया, इसका मतलब थीटा हो गया टेन इनवर्स एच अपॉन ई। तो एच भी एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ई भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो हर हालत में कांस्टेंट रहेगा। ये जो स्लोप है ये हालत में कांस्टेंट रहेगा, चाहे मटेरियल कोई भी हो, चाहे सब्सटेंस कोई भी हो, ये स्लोप हमेशा इतना ही रहेगा, यूनिवर्सल स्लोप हो गया एक तरह से। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रेडिएशन का जो ग्राफ बन रहा है, वीएस और न्यू का ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ माइनस में जाके जिस जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली एक्सिस को काटता है वो कितनी वैल्यू है, वो वोल्ट कितना है, वो जो वैल्यू है वो वर्क फंक्शन के इक्वल होगी। वर्क फंक्शन यानी कि फाई जिसे कहते हैं फाई के रूप में होगी, और वो होगी एच न्यू नोट अपॉन ई, एच न्यू नोट अपॉन ई। ये तो एच न्यू नोट क्या है, वर्क फंक्शन ही तो है, अपॉन ई का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट हो जाएगी। और बोले तो नहीं होंगे आप कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो जूल का एनर्जी, जूल का यूनिट ही होता है, एनर्जी का यूनिट होता है मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, ये जहां आके नेगेटिव में इसको काटता है वो वैल्यू वर्क फंक्शन के इक्वल होती है। जैसे मान लो इसने 4 वोल्ट पे आके काटा, 4 वोल्ट पे आके काटा, मैं क्या बता रहा हूँ, 4 वोल्ट पे आके इसने वाई एक्सिस को काटा, तो इसका मतलब उसका जो वर्क फंक्शन है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे समझ सकते हैं। पिछला लेसन आप दोबारा देखिए, मैंने और फिर समझाने की कोशिश की है। और ये देखिए, अगर अलग अलग मटेरियल से, मतलब मटेरियल किसके, कैथोड के, एनोड का तो मटेरियल सेम ही होगा। ये ओ जो है ओरिजिन जिसे कहते हैं वो,
इस एक्सिस पर हम दिखाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, जिसे Vs और V नोट कह सकते हैं, कैपिटल स्मॉल नहीं। और इधर हम दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित जो विकिरण है उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अलग अलग मेटल्स है। इस सरफेस का जो मटेरियल है ये है सपोज मटेरियल फर्स्ट या मेटल फर्स्ट, ये है मेटल सेकंड, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल फर्स्ट के लिए न्यू नोट 1, और ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब दहलीज आवृत्ति दूसरे जो सरफेस है, दूसरा मटेरियल है उसके लिए ये। और जहां पर ये नेगेटिव में आके काटता है देखो ये, और ये है इन दोनों के वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वर्क फंक्शन आ रही है। ठीक है, ये वर्क फंक्शन है। सपोज ये V वोल्ट पर काटा तो ये EV हो गया वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मान लो 6 वोल्ट पर आके काटा, -6 पर, 6 वोल्ट पर आके इसने इसको काटा तो इसका वर्क फंक्शन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन है इस सेकंड वाले मेटल का। ठीक है, और ये जो स्लोप की बात कर रहे हैं θ1 एंड θ2, ये तो हम पिछले पेज पे लिख चुके हैं कि θ1 और θ2 हर हालत में इक्वल रहेगा, चाहे मटेरियल कोई भी हो, और वो रहेगा कितना, वो रहेगा 10 इनवर्स H/E, इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। वैसे H की वैल्यू में 10 की पावर -34 होती है, E की वैल्यू में 10 की पावर -19 होती है, -19 ऊपर जाके +19 होगा तो 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 का मतलब 10 इनवर्स 10 की पावर -15, इसका मतलब बहुत ही छोटा, मतलब ये थीटा की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, बहुत छोटी वैल्यू, 1 डिग्री भी नहीं, 1 डिग्री से बहुत कम, बहुत कम। इसका मतलब एक्चुअली ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा भी नहीं, और भी कम स्लोप, इससे भी कम स्लोप, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। चलो मैं इसको रेड कलर में कर देता हूँ या इसको दूसरे कलर में कर देता हूँ। ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए, देखो एक्चुअली थीटा बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ 10 की पावर -34 और यहाँ 10 की पावर -19, तो कुल मिला के बचेगा क्या, 10 की पावर -15। अब 10 इनवर्स -15, 10 की पावर -15 कितनी कम वैल्यू होती है, बहुत कम, नेग्लिजिबल, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। ये थीटा जो है बहुत छोटा होता है, तो ये समझने के लिए हम इतना बड़ा दिखा रहे हैं, एक्चुअली इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब न्यूमेरिकल किस तरह से करने हमें वो थोड़ा सा विचार करें। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, खुद भी आप अपने हाथों से करके देखिए, मेरी कैलकुलेशन भी कुछ गलत हो सकती है, आप दोबारा ट्राई करिए, और जहां जरूरत पड़े वहां इसको पॉज कर दो, पॉज करके दोबारा समझो। मान लो कोई सरफेस है, उस सरफेस का वर्क फंक्शन है सपोज 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई सरफेस है, मेटल सरफेस है, कैसी भी चलो, उसका वर्क फंक्शन है, मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस सरफेस के लिए। ठीक है, अब कोई लाइट आके पड़ रही है, उस लाइट की जो वेवलेंथ है, सपोज रेडिएशन जो आ रही है उसकी वेवलेंथ है 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर। वैसे ये वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ होती है आसपास, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ, वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ होगी आसपास। तो इस तरह की लाइट आके उस सरफेस पे पड़ती है, तो पहली बात तो यस या नो ये बताओ कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और अगर निकलेंगे इफ यस यदि निकलेंगे तो बताओ उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना। और अगर काइनेटिक एनर्जी पता होगी तो फिर ये भी बता देना कि उन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से निकलेंगे। ये चीज हम कर रहे हैं, इसी टाइप के बेस पर सारे सवाल होंगे। तो देखो सॉल्यूशन में पहली बात तो वर्क फंक्शन जिसे हम फाई कह सकते हैं या W नोट कह सकते हैं इज गिवन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ईमानदारी से सवाल कीजिए, घर पे सॉल्व कीजिए, नहीं आए मुझे जो नीचे चल रहे ना व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, मैं नेक्स्ट लेसन जो डालूंगा उसमें आपके सॉल्यूशन बता दूंगा। और
नाम सहित बता दूंगा कि ये सवाल किसी बच्चे ने पूछा था और उसका सॉल्यूशन इस तरह से है। ठीक है, तो ये तो इतने मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी तो है उस सरफेस के लिए। अब वेवलेंथ इतनी है तो उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जिसे हम ई कह सकते हैं, एच न्यू। लेकिन हमारे पास अभी एच न्यू नहीं है, लेमडा है, तो एच सी अपॉन लेमडा है ना, क्योंकि 9th क्लास से करते आ रहे हैं। V इक्वल एन लेमडा, लेमडा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है। देयरफॉर C इक्वल न्यू लेमडा, तो न्यू की जगह हमने एच अपॉन लेमडा लिख दिया। ठीक है, अब ये वैल्यूज रख के देखें क्या बनता है। वैल्यूज रख के देखें तो h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, एंड लेमडा यहाँ पर दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻7। तो ये आएगा एनर्जी जूल में। ठीक है ना, ये एनर्जी जूल यूनिट में आएगी। ये एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी या इक्वल होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम होगी तो नहीं निकलेंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फिर नो हो जाएगा। तो देखते हैं एनर्जी कितनी आ रही है। तो पहले पावर का हिसाब भी कर दें साथ में, और नीचे एक तो 4 है देखो, और ऊपर 6.6 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 3 18, 6 3 18 एंड 119। एंड 10 की पावर का हिसाब क्या होगा? -34 एंड +7, -34 एंड +7 और ये 8। देखो ये 7 और ये 8 हो गए 15, 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 और -34, तो क्या बचा? 10 की पावर -19। ये तो है जूल, जूल। लेकिन हमें देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। देखो या तो उसको जूल बनाओ, ये तो जूल आ जाएगा, उसको जूल बनाओ, और नहीं तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखना चाहते हैं तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाओ। कैसे बनाओगे? ये जूल में एनर्जी है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे 9.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 4, एंड इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उतनी वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। अब ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक क्या था? जूल, यहाँ बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10 की पावर का हिसाब तो पूरा पूरा हो गया, 10 की पावर, और ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब देखो ऊपर तो है 198 और नीचे है 64, दोनों 2 से कैंसिल होते हैं, तो ऊपर हो गया शायद 99 और नीचे हो गया 32। हाँ या ना? ये होगा ना? हाँ ये हुआ, 198 है ये। ठीक है, अब 33 3 क्या होता है? 32 3 क्या चलेगा? 3 पॉइंट 32 3 जा 96, 3 बच गए, पॉइंट लगा 30 नहीं चल रहा, 0 लगाया, 0 लगाया, तो अब ये क्या बन गया? 300, और ये करीब 8 या 9 के आसपास चलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो किस स्पीड से निकलेंगे? पहली बात तो यस या नो बताओ, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे? तो गौर करने की बात क्या है यहाँ पर? गौर करने की बात ये है, देखो देखो इलेक्ट्रॉनों को मिनिमम एनर्जी चाहिए इतनी, और हमारे पास जो फोटोन आके पड़ रहा है उसकी एनर्जी है बेचारे की इतनी। क्या ये इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। फोटोन की एनर्जी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। तो सवाल यहीं से खत्म हो गया कि नो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, यानी कि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो फिर इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी नहीं निकालनी पड़ेगी, 0 होगी, एंड स्पीड भी 0 होगी, इलेक्ट्रॉन निकले नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह से हमें करना पड़ेगा। अब ये आप दिमाग में रखिए कि ये एनर्जी किस यूनिट में है? ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको जूल बनाना चाहो तो यहां वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में, तो ये जूल बन जाएगा। और ये जूल आ ही रहा है बेचारा, ये जूल आ रहा है। अब ये जूल ज्यादा है, वो जूल ज्यादा है, अभी तो करिए ये कम होगा, पक्की बात है, कम होगा, वो ज्यादा होगा, तो वर्क फंक्शन नहीं होगा, मतलब अभी एनर्जी नहीं निकलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, क्योंकि वर्क फंक्शन से कम एनर्जी दे रहे हैं हम। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। तो ये सवाल तो यहाँ खत्म हो गया, तो इसमें तो हमें कम काम करना पड़ा। दूसरा सवाल हम ऐसा ही करते हैं
जिसमें वर्क फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं सपोज कुछ और जो लाइट आके पड़ रही है उसकी वेवलेंथ कुछ और सपोज कर लेते हैं। फिर देखते हैं अगली बार अब क्या होने वाला है। बस एक सवाल और करा दूं, नेक्स्ट लेसन में हम शुरू करेंगे इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति। लाइट प्रकाश सॉरी मैटर की दो नेचर कौन कौन सी होती है। लाइट की भी दो नेचर होती है और मैटर की भी दो नेचर होती है। और डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था, और वो भी छोटा सा पार्ट है, एक घंटे में पूरा होने वाला है। तो इसका आगे का सवाल हम देखें। दूसरा सवाल क्वेश्चन 2 कराता हूं। क्वेश्चन टू ये है, देखो कोई सरफेस है, उस सरफेस का वर्क फंक्शन है, सपोज उस सरफेस का वर्क फंक्शन है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो नॉर्मल मेटालिक सरफेस तो नहीं है, कोई ऑक्साइड जैसी सरफेस ही होगी जिसका इतना कम वर्क फंक्शन है। और कोई रेडिएशन आके पड़ रही है, उस रेडिएशन का वेवलेंथ है, सपोज उस रेडिएशन का वेवलेंथ है 2 into 10⁻⁷ मीटर। ये इसे नैनोमीटर में कहें तो 200 मीटर है। नैनो क्या होता है? 10⁻⁴ नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर होता है। और एंगस्ट्रोम 1 एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर इसे नैनोमीटर में कहते तो क्या कहते हैं? 200 नैनोमीटर। एंगस्ट्रोम में कहते हैं, इसे कहते हैं 2000 एंगस्ट्रोम। हाँ, अब बताइए कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन एमिटेड होंगे, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, अगर निकलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वो सारे सवाल अभी हम फटाफट कर लेते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन इस तरह से कर देते हैं कि पहले तो वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम चाहें इसे जूल में बढ़ाना तो बना सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये जूल हो गया। जूल कितना हो गया ये? 2.8 को 1.6 से इंटू करेंगे, बिल्कुल फेयर में करके देखना चाहिए। जितनी देर में हम सोचते हैं ना, इतनी देर में तो हो ही जाता है ना। तो 16 8 जा 288 भाई 16 4 जा 64 होता है, और ये 128 आ जाएगा, 128 का 8 12 एंड फिर 32 एंड 12 44 शायद ये होगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ 4.48 इंटू 10⁻⁻⁹ हाँ ठीक है, ये जूल में आ गया। या फिर वैसे जैसे करते हो ना, हमेशा मल्टीप्लाई वैसे करना बोले कि 6 8 जा 48 4 और 6 2 जा 12 एंड 4 16 एंड फिर 1 जा करेंगे तो ये 8 8 2, तो ये ठीक है, वही हो रहा है 844, ठीक है। तो आप जैसे पसंद करें वैसे कर सकते हैं। तो ये तो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, जूल में चाहिए तो इतनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इतनी, ठीक है। अब जो फोटोन आके पड़ रहा है उस फोटोन की एनर्जी क्या है वो निकाले। फोटोन की एनर्जी कैसे काम करना है, तो फोटोन की एनर्जी निकाल के देखते हैं। फोटोन की एनर्जी E = h न्यू होता है, लेकिन हमारे पास न्यू नहीं है, लैम्डा है, तो हम इसे hc/λ कर लेते हैं, ठीक है। hc/λ, h की जगह वही 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ एंड लैम्डा दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये जूल में एनर्जी आएगी, कितनी आएगी ऊपर वाला जो है वो सारा हो जाएगा 19.8। ज्यादातर क्या है, बच्चे रटने की आदत बनाते हैं कि हम ये इतना लंबा क्यों लिखे, हम इसको सीधा ये लिख देना। तो अब इंटू करने में कौन सी देर लगती है भाई, कितनी वैल्यूज रटोगे। फिजिक्स में तो हर एक चैप्टर में हजारों फार्मूले, हजारों वैल्यूज होती है, कितनी याद करोगे। -34 और ये +8, ठीक है, और ये -7 ऊपर जाके ये, तो टोटल मिला क्या बचेगा 10⁻⁻19 बचेगा एंड ये 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 9.9 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
ये एनर्जी आ गई उस फोटोन की। अब की बार देखिए कि इस बार क्या है, पिछले सवाल से हमने वर्क फंक्शन भी कम कर दिया और वेवलेंथ कम करने से एनर्जी ज्यादा होगी फोटोन की। तो ये फोटोन की एनर्जी है और ये वर्क फंक्शन है, मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। ये भी जूल में है, ये भी जूल में है। इस बार हमें ई की वैल्यू से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं चाहिए, जूल चाहिए। हमने इसको जूल बना लिया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बना लिया, ये काम ज़्यादा ठीक रह गया। तो अब देखिए, क्योंकि फोटोन की एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, देयरफॉर यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब बात यह है कि अगर निकलेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी वही होगा ना जो बचेगी, वही तो मतलब फोटोन की एनर्जी इतनी है जिसमें से एज ए वर्क फंक्शन इतनी यूज होगी, बाकी जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी। तो बचेगी कितने, बचेगी 9.8 इंटू 10⁻⁻19 एंड माइनस 4.48 इंटू 10⁻⁻19। क्या होगा, अब 10⁻⁻19 तो दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है, 10⁻⁻19 तो दोनों में कॉमन आ गया। अब कोई संकोच न करें, ना कोई जल्दबाजी करें। 9.80 माइनस 4.48 माइनस करना है, कर देंगे कर देंगे कर देंगे। ये क्या आया 2, ये क्या आया 3 और ये 5, ठीक है ना। तो ये 5.32। आप कैलकुलेशन दोबारा ट्राई कीजिए। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी जूल, ठीक है। ये एक आंसर खत्म हो गया। तो पहली बात तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं होगा, तो यस होगा, होगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इतनी होगी। अब पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो बताओ स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल 5.32 इंटू 10⁻⁻19। इससे हम v निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। देयरफॉर v क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, v ये है 5.32 इंटू 10⁻⁻19 एंड ये जो नीचे यहाँ 2 है ये चला गया ऊपर। और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन का मास याद है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और इधर से स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ रूट हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से निकल के भागेगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से निकल के भागेगा। अब हम कैलकुलेशन के लिए दोबारा ट्राई करें। इधर कैलकुलेशन से डरना नहीं चाहिए, कैलकुलेशन खुश होके करो तो आपकी फिजिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 5.32 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 एंड अपॉन इलेक्ट्रॉन मास आ गया, इलेक्ट्रॉन मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आएगी, स्पीड आएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि पॉइंट से पॉइंट हटा दें तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल तो होता है, करें या नहीं करें सोचेंगे बाद में, पहले और कोई काम बहुत है सोचने के लिए हमारे पास। ठीक ये रहेगा कि इसको 910 रहने दो और ऊपर जो है उसको 2 से इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो मतलब 4 6 10, ओके। एंड 10 की पावर का हिसाब अलग कर लो, -19 और ये 31 ऊपर जाके +13 होगा ना, +31 होगा सर। तो -19 +31 तो +12 हो गया ना, +12, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल करो या न करो, डिवाइड कर दो सीधा, कोई लंबा चौड़ा डिवाइड तो नहीं लग रहा मुझे, ये छोटा डिवाइड है। देखिए ऊपर है 1000 और नीचे है 900, पहली बात तो है 1 जा चलेगा, 1 जा, फिर बचेगा क्या, बचेगा 1000 में से ये घटाएं तो 90 एंड 64। चलो देख लेते हैं, सोचने में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस पड़ता है, इससे अच्छा है कि लिखने के लिए तैयार रहना चाहिए तुरंत। ये देखो क्या आया 4 5
154 154 और नीचे है 920, तो पॉइंट लगाया तो ये 0 बन गया। अब ये 2 जा नहीं चलेगा, 1 जा चलेगा, और अब कोई 7 या 8 जा चलेगा तो चल जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर 12, 10 की पावर जो है वो इवन नंबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब है हमें इसकी पावर हाफ करनी है, तो ठीक है। 10 की पावर 6 हो गई मीटर पर सेकंड, और ये 1.18 है। 1.18 का रूट क्या होगा? 1.18 का रूट अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं 1 प्लस 0.18 की पावर हाफ। रूट का मतलब हाफ होता है ना, रूट का मतलब हाफ होता है, तो बेचारा 1 तो 1 आ जाएगा, और छोटी नंबर है तो पावर हाफ के कारण इसका हाफ हो जाएगा, तो 0.18 का हाफ क्या होगा? 0.09 होगा, है, तो ये बन जाएगा 1.09। जब छोटी नंबर होती है ना इस तरह से, तो बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय लगा के इस तरह से सीधा सीधा आप कर सकते हैं। तो इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। अब पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, यानी कितना वोल्ट लगाएं एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव, कितना वोल्ट लगाएं कि इलेक्ट्रॉन निकल कर भागना बंद कर दे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए, मतलब सर्किट कट ऑफ हो जाए, कितना लगाएं? तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी इलेक्ट्रॉन की, वो जो निकल के भाग रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? उनकी काइनेटिक एनर्जी ये थी, ये थी ना 5.32 × 10⁻⁻19, इतने जूल थी, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो जूल में थी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5.32 × 10⁻⁻19 जूल, ये इतनी एनर्जी थी। अगर इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना लें तो सीधा सीधा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे सामने आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करें? कन्वर्ट ऐसे करें, 5.32 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यह था जूल, है ना। अब 10 की पावर तो पूरी पूरी कैंसिल हो रही है, और ये बन गया 532 अपॉन 160, ठीक है, अपॉन 160, ठीक है। अब चाहें तो इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल होके 80 आएगा, ये 2 से कैंसिल होके 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 6 जा, ये फिर दोबारा कैंसिल होता है, ये 40, और ये 1 3 3, अब कैंसिल नहीं होता, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 3 जा क्या होता है 120, तो 3 पॉइंट क्या आएगा 120, 13 बचा, पॉइंट लगाया 130 बन गया, फिर 4 3 जा, फिर 10 बच गया, तो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है तो इसलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हो गया सीधा सीधा ये जो है ना 3.325 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई की वैल्यू रखते हैं, तो ई से ई कैंसिल, और ये आ गया 3.325 वोल्ट। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल इस सवाल के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ज़्यादा अच्छे सवाल इस तरह के होने वाले हैं, तो आप इन सवालों को ट्राई कीजिए। नहीं आए तो मुझे आप नीचे जो नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप नंबर उन पर भेज दें, मैं नाम सहित आपको कल जो नेक्स्ट लेसन डालूंगा उससे आज ही डाल दूँ दूसरा लेसन, तो उसमें आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। अब सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि मैं भी 2-3 दिन अपसेट रहा, इसलिए लेसन डाल नहीं पाया ढंग से, ठीक है। बाय।